हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में इस लेक्चर में आप फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या है? इसके पहले कूलॉम्स लॉ टॉपिक आपने वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में पढ़ा। उसमें दो चार्जेज, ओनली टू चार्जेज के बीच के इंटरेक्शन को आपने पढ़ा और फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपने दिया। लेकिन अगर दो से ज्यादा चार्जेज हो तब तमाम चार्जेज हों और एक साथ किसी एक चार्ज से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे लेट अस कंसीडर दिस इज ए चार्ज Q1, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2, तीसरा चार्ज Q3, ऐसे Qn। ये n चार्जेज का एक सिस्टम है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। ये n चार्जेज का एक आर्बिट्रेरी सिस्टम है और सभी चार्जेज मिलकर, सभी पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं सिस्टम में, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। ये चार्ज Qn है, ये n चार्जेज का सिस्टम हमने मान लिया कि ये कोई सिस्टम है, इसमें n चार्जेज। अब सभी चार्जेज, मान लिया चार्ज Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं, तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा ध्यान देंगे आप। Q2 से Q1 वाली मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग, और चूंकि यह Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है तो फोर्स रिपल्सन होगा, इस डायरेक्शन में होगा। F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। सिमिलरली Q3 द्वारा Qn पर लगाया गया फोर्स दोनों चार्जेज को मिलाने वाले लाइन के एलॉन्ग होगा। आपने वेक्टर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देखा, दोनों चार्जेज को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग वो फोर्स होता है। रिपल्सिव है तो दूर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। F13 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, F13। और चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn क्या होगा, इससे इसको मिलाएंगे। ये हो जाएगा फोर्स F1n यानी फोर्स ऑन Qn ड्यू टू चार्ज n। ये इस तरह से फोर्सेस की डायरेक्शन को आपने ड्रा कर दिया। अब अगर
ओरिजिन पॉइंट फिगर यूं ही बना दीजिए, फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपने ओरिजिन पॉइंट को लिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस को शो करने के लिए, तो मान लिया पॉइंट ओ है, ओ के रिस्पेक्ट में सबकी पोजीशन को देंगे। ये क्यू1 का पोजीशन हो गया, Q2 का पोजीशन हो गया, Q1 का पोजीशन हो गया और Q3 का पोजीशन हो गया। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये आपका फिगर बन गया। तो अब सारे फोर्सेस कैसे इस पर लगेंगे, वैल्यू क्या होगी फोर्सेस की। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इफ मोर देन टू interacting charges apply a force or interacts with a single charge, then the net force on that charge is vector sum of all the forces acting on the given charge। अगर दो या दो से अधिक चार्जेज किसी एक सिंगल चार्ज से पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबके द्वारा लगाए गए फोर्सेस का जो टोटल वैल्यू होगा, रिजल्टेंट वैल्यू होगा, वह अलग अलग फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इफ डेफिनेशन लिख देता हूं सुपरपोजिशन का। इफ many interacting charges apply force on a single charge, then the net force on the charge will be vector sum of the forces applied by the charges। ये आप देखेंगे अगर इफ मेनी इंटरेक्टिंग चार्जेज अप्लाई फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, देन द नेट फोर्स ऑन द चार्ज विल बी वेक्टर सम। गौर करेंगे इस बात को। यहां नेट या टोटल या रिजल्टेंट निकालने के लिए, चूंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है। आप वेक्टर अभी हम चर्चा करेंगे आपसे। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस अप्लाइड बाय द ऑल चार्जेस। इफ F12, let us suppose that Q1, Q2, Q3, Qn charges are in a system and they are applying force on charge Q1, then the force F1 on the charge Q1 equal to F12 plus F13 plus plus F1n। इस ये फार्मूला हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। अब यहां फार्मूले को लिखने के लिए अब डिस्टेंसेस की बात हम देखेंगे। सबसे पहले इससे इसके बीच की दूरी R12 मान लेते हैं और डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर R12, इसका यूनिट वेक्टर R13, इसका यूनिट वेक्टर R14
1n। बाकी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी को r12 द्वारा, r13 द्वारा, r1n द्वारा इस तरह से डिस्टेंसेस को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सबसे पहले इनके बीच का फोर्स निकाल देंगे कूलाम्स लॉ अप्लाई करके, फिर इनके बीच का फोर्स निकाल देंगे F1 इनके बीच का F13 कूलाम लॉ लगा के, यानी चार्ज Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये डिस्टेंस ये, फिर चार्ज Q1 ये और चार्ज Q2 ये डिस्टेंस ये, चार्ज Q1 ये, चार्ज Q2 ये डिस्टेंस ये। इस प्रकार से हम सारे फोर्सेस को F12, F13, Fn जितने भी हैं सबको निकाल देंगे। इस हिसाब से F1 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 यूनिट वेक्टर R1, ये वेक्टर सम है, डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, प्लस इसके लिए के Q1 Q2 अपॉन R13 यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट 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 प्लस के Q1 Q2 अपॉन Q1 Qn अपॉन R1n यूनिट वेक्टर। अब यहाँ के सब में कॉमन है, के कॉमन आउट हो जाएगा, Qn Q2 अपॉन R12 यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ Q3 रहना चाहिए, गलत हो रहा है, सॉरी, Qn Q3 अपॉन R13 यूनिट वेक्टर R13 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R1n R, और स्क्वायर तो सब में भूल रहा है, ये इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे आप? जहाँ एक से ज़्यादा चार्जेज या इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ेंगे आप लोग, जब एक से ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटी एक साथ किसी एक पॉइंट पर अप्लाई हो गई और उनका रिजल्टेंट या नेट निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये फिगर जो बना हुआ है एक आर्बिट्रेरी फिगर है, एक जनरल सिस्टम में हमने फिगर मान लिया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लगाते समय आपको सिस्टम देगा कुछ, 4 चार्जेज आर पुट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऐसा कुछ नाम देगा, ऐसा सिस्टम का जनरली नाम देता है, और उस पर आप डायरेक्शन सेंस को शो करके वेक्टर सम करेंगे। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर जानना जरूरी है। अब नहीं आ रहा है अगर वेक्टर क्या है, वेक्टर का एडिशन क्या है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो क्लास 11th में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। अरे नहीं जानेंगे तो यहाँ मुश्किल हो जाएगी, और जानने के लिए वापस आपको क्लास 11th में जाना पड़ेगा। हालांकि हम यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दे रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस चल रहा है, तो वहाँ यहाँ वेक्टर बहुत ज़्यादा क्या बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। नोट करिए इतने को, फिर हम बताते हैं। नोट हो गया? इरेज करें? एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे मान लिया कोई स्क्वायर है,
यह एक स्क्वायर है और 4 चार्जेस रखे गए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। ये 4 चार्जेज कॉर्नर्स पे रखे गए। अब Q4 पर रिजल्टेंट फोर्स आपको बताना है। अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ अप्लाई होगा। 4 चार्जेज आर केप्ट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एनी साइड ए है। देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द चार्जेज ऑन Q4। तो सबसे पहले देखेंगे नेचर क्या है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या ये निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से आउटवर्ड, ये पहला फोर्स हो गया। मान लिया Q1 के द्वारा लगाया गया, तो आप F1 मान लिए। अब इन दोनों की वैल्यू तुरंत निकालेंगे। F1 की वैल्यू क्या होगी, कूलाम लॉ के हिसाब से निकालेंगे। ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा और ये R हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम एज इट इज इसके बीच का फोर्स यहाँ देखिए रिपल्सिव होगा, ये इसे रिपेल करेगा, यहाँ आउटवर्ड हो जाएगा। ये 2 है तो इस फोर्स का नाम मैं F2 रख देता हूं। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस अब आपको निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R ये होगी। अब ये निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का सहारा ले लेंगे आप। a स्क्वायर 2a स्क्वायर a अंडर रूट 2। ये डिस्टेंस इस तरह से इनके बीच लगने वाला फोर्स यहां आ जाएगा। अब ये F3 हो गया। तो आप इंडिविजुअल F1, F2, F3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इनका रिजल्टेंट पता करेंगे। सब जाहिर सी बात है, अगर जिनको दिमाग में समझ में आ रहा है, सबसे पहले आप इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनका रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायगोनल के लॉन्ग होता है, इनका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट जो यहाँ आया, यह F डैश और F2 दोनों एक डायरेक्शन में है, दोनों के मैग्नीट्यूड को सम कर लेंगे, आपको रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। इस तरह से मल्टीपल चार्जेज के नाते फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले एक नीट क्लीन फिगर बनाएंगे। सारे जिस चार्ज पे फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, उस पे रखे हुए चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन को शो करेंगे और निकाल लेंगे। अब अगर मान लिया ये चार्ज निगेटिव होता तो जो यहाँ हमने डायरेक्शन को शो किया है F1 का, वही डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो अब फोर्स F1 यहाँ आ जाता, या यही निगेटिव होता तो जो आपने यहाँ शो किया है वही यहाँ शो किया। क्लियर बात। चलिए आगे हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन समझा देते हैं। फिगर इरेज कर दे रहे हैं। दो लॉ है वेक्टर एडिशन के, हालांकि 3 लॉ आपने पढ़ा है 11th में। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और पॉलीगॉन लॉ।
यहाँ इस चैप्टर में ज़्यादातर आप पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। एक ब्रीफ दे देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई दो वेक्टर हैं, ये पहला दो फोर्सेस है, ये फोर्स F1 है इस पॉइंट पर, और ये दूसरा फोर्स है F2। दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंटरेक्टेड है, लगे हुए थीटा एंगल पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होगा, इसे बताने के लिए सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे। एक पैरेललोग्राम बन गया आपका। क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अब देखिए दो डायगोनल पैरेललोग्राम में होंगे, एक डायगोनल यहाँ और एक डायगोनल यहाँ। जो रिजल्टेंट होगा वह उस डायगोनल से पास होगा या उस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास होगा। यानी पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर का जो कॉमन पॉइंट से पास होने वाला डायगोनल होगा, इसके अलांग आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये रिजल्टेंट हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स F हो गया। इस तरह से अब रिजल्टेंट फोर्स F की वैल्यू किस फार्मूले से दिया जाता है? F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है? थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और ये अल्फा क्या है? ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन बता रहा है कि वेक्टर F1 के साथ रिजल्टेंट किस एंगल पे है। और अल्फा की वैल्यू निकालना हो अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन को, तो tan अल्फा इक्वल टू, यहाँ आपने F1 लिखा है या ए बी में मान लिया आपने लिखा है, तो F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बात क्लियर हो गया आप लोग? मीन्स दो चीजें। सबसे पहले जैसे हमने बताया, आप फोर्स F1 को निकाल लेंगे, फोर्स F2 को, F3 को निकाल लेंगे। अब पहले सिर्फ दो को एक साथ पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर इस रिजल्टेंट और अगले का रिजल्टेंट इस तरह से करके निकाल लेते हैं। यहाँ एंगल पता कर लेना जरूरी रहता है। कॉस थीटा एंगल है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेकेंड, और एंगल जो थीटा है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर ज्ञात है तो फिर इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ लगा के आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको इसके बाद का प्राप्त होगा वह सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर ही बेस्ड होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के या कूलॉम्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, पूरा बड़ा वीडियो बनेगा और मैक्सिमम टाइप के न्यूमेरिकल्स, बोर्ड लेवल के, कॉम्पिटिटिव लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स को कोशिश किया जाएगा कि मैक्सिमम आपको बताया जाए, आपको जिससे आपको आसानी हो जाए। आज का लेक्चर